नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कुलदीप रावत और आप देख रहे हैं इस समय पहाड़ों का राही चैनल। और आज हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। और धरातल पे लोगों की सोच कितनी बदली है, क्या लोग आजकल सोचते हैं बेटियों के बारे में, इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस समय मैं नैनाडा ब्लॉक के डोभा गाँव में हूँ। पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत ये आता है गाँव। और जो है ये गांव मेन मार्केट जो अदाली खाल यहाँ का आता है, वहाँ से तकरीबन आधे घंटे की दूरी यहाँ से पैदल का रास्ता है। और रास्ता बिल्कुल प्लेन है, सीधा है, ज़्यादा ऊंचाई वाला रास्ता नहीं है। तो फिर भी आधा घंटा लग जाता है। दूरियां हैं, गांव भी यहाँ पे 2-3 गांव आते हैं ग्राम सभा के अंतर्गत। और इस समय जो मेरे साथ बैठे हैं यहाँ की ग्राम प्रधान है। और उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो प्रधान बनी और क्या लोगों की सोच उनके प्रति रही। और हम वेलकम करना चाहते हैं प्रियंका जी का। पूरा नाम क्या है? प्रियंका भट्ट। तो हमारे साथ है प्रियंका भट्ट जी, जो यहाँ की ग्राम प्रधान है। और मैं बात करना चाहता हूँ, वो एक युवा प्रधान है। और युवा प्रधान के साथ साथ वो एक युवा लड़की है, एक तेज सोच रखने वाली, ऊंची सोच रखने वाली, देश को बदलने वाली सोच रखने वाली लड़की है। तो प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी ग्राम सभा को बहुत आगे ले जाएं। सबसे पहले प्रियंका जी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने अपना राजनीतिक जीवन, कहा जाता है प्रधान की भी सीढ़ी एक राजनीति की ओर जाती है, इससे पहले कभी कोई चुनाव लड़ा है छात्र संघ, इससे अलावा कोई? हाँ, मैंने इससे पहले 2015 में जो है छात्र संघ कोषाध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। तो मैं वहाँ से भी निर्विरोध जो है छात्र संघ कोषाध्यक्ष बनी थी। अच्छा, निर्विरोध छात्र संघ कोषाध्यक्ष बनी थी, तो बहुत काबिले तारीफ है। पटोटिया जो पटोटिया है ना। आप एक लड़की हैं। अक्सर लोगों की पहाड़ों में सोच होती है कि 18 साल के बाद लड़की की शादी करने की हमारी सोच होने लग जाती है। हर कोई पहाड़ों में भी जो भी हैं, हर कोई सोचता है कि 18 की लड़की क्रॉस हुई, शादी के बारे में सोचने लग जाते हैं, यार कैसे जल्द से जल्द अब शादी करने लग जाएं। आपके परिवार वालों के अंदर क्या ये भावना, ये सोच नहीं आई? नहीं, मेरे परिवार वालों के मतलब जो भी मेरे मम्मी पापा कभी ये नहीं सोचते कि मेरी शादी जल्दी से। मेरी मम्मी पापा बोलते पहले मेरा करियर बन जाए, करियर सही से हो जाए, तो उसके बाद जो है शादी तो होती रहेगी। तो मेरे मम्मी पापा ने पूरी कोशिश की मुझे पढ़ाने लिखाने की, हर काम में वो मेरा सपोर्ट करते हैं। तो अभी मतलब फ़िलहाल आप क्या कर रहे हैं एजुकेशन में? मेरा बीएड अभी 2019 में कंप्लीट हुआ है। अभी मैं बेदी खाल से मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स कर रही हूँ। सेकेंड ईयर है मेरा में। तो यहाँ नहीं है पटोटिया में? नहीं, पटोटिया नहीं है। तो मतलब कैसे कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे हो, रेगुलर जाते हो? ना, मैं ओपन यूनिवर्सिटी से। अच्छा। पहाड़ों में समस्याएं बहुत हैं। बच्चों को स्कूल जाने के लिए 5-5 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और रही बात है तो डिग्री लेने की बात है, मास्टर डिग्री लेने की बात है, तो इसके लिए तो जाहिर सी बात है हमें कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। तो इसलिए मजबूरी है ओपन यूनिवर्सिटी से करना। प्रियंका जी, आपको किसने सलाह दी कि आप जो है क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करिए, यहाँ के प्रधान बनिए, हम आपके साथ हैं? कहाँ से आपको ये प्रेरणा नहीं, और क्या माँ बाप ने बोला या गांव के लोगों ने भी आपका साथ दिया? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद मेरे गांव वालों ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो मतलब किसने कहा आपको कि आपने ग्राम प्रधान बनना है जी? ग्राम प्रधान का सबसे पहले तो गांव वालों की सोच भी थी ये। पहले तो मैंने भी खुद सोचा, मेरे मम्मी पापा ने सोचा कि जो है जब महिला सीट आई थी, रिजर्वेशन सीट थी, तो फिर हमारे गांव में कोई और प्रत्याशी था नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने गांव से अगर खुद भी एक मतलब अगर इस पद पर चुनाव लड़ूं तो एक साथ साथ नॉलेज भी मुझे मिलेगा। तो मेन मकसद नॉलेज गेन करने का भी था। तो उसके बाद मम्मी पापा ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। और उसके बाद जब मैंने गांव वालों से इस बारे में सलाह ली तो सब लोगों ने सपोर्ट किया। तो ये बहुत गर्व की बात है कि इस गांव के सिर्फ इनके माता पिता ही नहीं, इस गांव के लोगों ने भी ये सोच रखी कि एक लड़की को हमें आगे लाना चाहिए। अक्सर देखा गया ग्राम प्रधान जो बनते हैं, या तो कोई जेंट्स बनता है या लेडीज भी सीट आती है, तो किसी की बहू बनती है, किसी की पत्नी बनती है। तो यही ज़्यादातर ग्राम प्रधान बनते हैं। बहुत कम देखने को मिलता है कि बेटियों को मौका दिया जाता है। आप एक युवा हैं, युवा के तौर पे आप खुद क्या सोच रखती हैं कि हम कैसे स्वरोजगार के ऊपर काम कर सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं?
सबसे पहले तो खुद सभी लोगों को भी, खुद को भी ये होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। जब लोगों के अंदर एक जिज्ञासा है ही नहीं हमें कुछ करने की, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले खुद को भी एक आगे लाना चाहिए कि हाँ भाई हम ये काम करेंगे और उसे अच्छे तरीके से करेंगे। जब कोई किसी काम को करने के प्रति कोई जिज्ञासु होता है तो तभी वो उस काम को कर सकता है। तो मैं भी ये चाहूँगी कि चाहे वो मनरेगा की योजनाएँ हों, चाहे कोई भी केंद्र भी, राज्य भी, जो भी गवर्नमेंट द्वारा हमें योजनाएँ दी जाती है, मैं भी पूरा प्रयास करूँगी कि गाँव के प्रति सभी लोगों को जो है उन योजनाओं को पहुंचा सकूं। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि सबसे पहले अंदर की भावना होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है। आपका हाथ पकड़ के आपको कोई नहीं ले जाएगा कि चल बेटा नौकरी कर, पहले आपको खुद भी प्रयास करना पड़ेगा कि मैं नौकरी ढूंढूं, मैं काम ढूंढूं, मैं रोजगार ढूंढूं। आजकल देखा गया कोरोना महामारी आई है, बहुत से लोग पहाड़ों से गांव की तरफ आए। क्या आपने गांव के जो युवा लोग हैं खासकर उन्हें रोकने का प्रयास किया कि जो है यार ब्लॉक में ये काम आए हुए हैं, मुर्गी पालन, बकरी, बहुत से काम आए हुए हैं, क्या आपने उनकी कभी जानकारी दी लोगों को? हाँ, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और पर्सनली मैं जब भी जिससे मिली, एक बार हमारी ग्राम पंचायत की मीटिंग हुई थी काम के सिलसिले में, उद्यानीकरण, उस टाइम भी सबको बताया था कि ये योजनाएं जो है गवर्नमेंट के द्वारा आई हुई है। और व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें भी डाला हुआ है। मैंने बोला भी उनको कि जो है बुधवार को जो है काउंसलिंग दी जा रही है, सबको बताया था इस बारे में। चलिए बढ़िया, तो अच्छी बात है। देखिए एजुकेटेड प्रधान हो तो यही उसका फ़ायदा मिलता है। मैं अक्सर बहुत गांव में जाता रहता हूं, वहां के प्रधानों से मिलता रहता हूं, मैं पूछता हूं भाई अब ब्लॉक में कोई योजना आई है क्या, तो हर किसी का जवाब होता है ना। हर किसी का जवाब होता है ना, क्योंकि जब ब्लॉक में जाना ही नहीं है, जानकारी लेनी नहीं है, तो योजनाओं के बारे में कहाँ से जानकारी मिलेगी और क्या आप दूसरों को इसके बारे में ज्ञान देंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि आप युवा हैं, कर्मठ हैं और एजुकेटेड हैं और इस समय अपने गांव के बारे में भी सोच रहे हैं और युवाओं के प्रति आपकी सोच भी अच्छी है। आगे आपका क्या प्लान है? कार्यकाल अभी आपका 1 साल का लगभग ख़त्म होने वाला है, क्या क्या योजनाएं अपने गांव के लिए आपने रखी है अभी कि मुझे ये करना है? अभी तो फर्स्ट मुझे मतलब लगभग शुरुआत थी तो इतना ज़्यादा पता भी नहीं था योजनाओं के बारे में। फिर भी मैंने पूरा प्रयास किया है कि गांव के विकास के लिए मैं जितना भी कर सकूं, चाहे वो रास्ते से रिलेटेड हो या पानी की समस्या हो, बिजली की हो, तो उन सबको पूरा करने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। और आगे भी जो बेहतर योजनाएं एक गांव को विकसित होने में जो भी योजनाएं अच्छी लगेगी मुझे, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि गांव तक वो पहुँचे। गांव तक पहुँचे, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रोड की समस्या आपके गांव में देखी गई है कि रोड नहीं पहुंच पा रही है, इसके लिए आपने कभी आगे के गाँव वासियों से या जो प्रतिनिधित्व है, क्षेत्रीय प्रतिनिधि, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत या विधायक साहब, सांसद साहब, इन तक कभी बात अपनी रखवाने का प्रयास किया? क्योंकि हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं आपके कार्यकाल को, तो कभी सोचा? हाँ, मैंने एक बार प्रमुख जी से भी बात की थी, विधायक जी से भी बात की थी। और एक लेटर मैं मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को भी स्पीड पोस्ट करके भेज चुकी हूँ रोड से संबंधित। और जब मैंने विधायक जी से बात की तो उन्होंने यही कहा कि अदर गांव से परमिशन लेके जो है उनसे अनओसी बनवा के अगर आप ला सकते हो तो ठीक है, क्योंकि परमिशन जब दूसरे गांव का जंगल आएगा तो परमिशन उन्हीं से देनी है, डिपेंड करता है कि वो जंगल देते हैं या नहीं देते हैं। तो ये देखिए क्षेत्रीय समस्याएं हैं, खासकर लोग बाग रोड देने के लिए खेत नहीं देते। अब यहाँ पे बात आ रही है जंगल नहीं देते, तो जो लोग जंगल नहीं दे रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि देखिए अगर एक गाँव के अंदर रोड जाएगी तो सिर्फ उसी गाँव का भला नहीं होगा, आपका भी भला होगा। क्योंकि हम पहाड़ी लोग, हम गढ़वाली लोग, हम उत्तराखंड के लोग एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि अगर मैं यहाँ आज नैंडाना ब्लॉक में हूँ तो मेरी रिश्तेदारी रिखणीखाल ब्लॉक तक होगी। कभी मुझे अपनी रिश्तेदारी में जाना है और अगर वहाँ रोड नहीं होगी तो मुझे पैदल ही जाना होगा, मुझे भी तकलीफ होगी। तो इसलिए अगर हर गांव में हर जगह रोड जाएगी तो वहाँ का विकास भी होगा, साथ साथ में हमारा भी विकास होगा। क्योंकि हो सकता है इस गांव में कुछ अच्छा हो जाए, अदरक, मूली, गाजर, कुछ ऐसा अच्छा हो जाए जो यहाँ से उठा के मैं व्यवसाय शुरू कर सकूँ। तो लोगों से मेरा निवेदन है कि इस चीज़ में थोड़ा विघ्न ना डालें और प्रयास करें कि जो है हर गांव तक रोड जाने के लिए सोचें। प्रियंका जी, एजुकेशन की अगर हम बात करें, आप खुद पढ़ाई कर रही हैं इस समय जो है मास्टर डिग्री की, और जो है बच्चों को पहाड़ों में देखा गया कि अक्सर एजुकेशन के लिए वो जागरूक है ही नहीं। धरातल पे देखा जाए टीचर लोग भी अब इतने अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। मैं स्कूलों में खुद गया तो टीचर लोग भी इतना ध्यान नहीं देते। थोड़ा सा देखा गया है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, गार्जियन होते हैं, उनकी भी अंदर कमी देखी गई है कि वो बच्चों पे ध्यान नहीं देते, बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे नहीं आते, 1-1, 2-2 घंटा बच्चों के लिए नहीं निकालते। क्या आप एजुकेशन के मामले में ऐसा कुछ अपने गांव में करना चाहती हैं कि चाहे मैं यहाँ एक कंप्यूटर सेंटर खोलूँ, उसमें एक कमरा हो, एटलीस्ट एक कंप्यूटर हो,
या एक ट्यूशन सेंटर, ट्यूशन बच्चों को पढ़ने के लिए एक टीचर मैं अपने माध्यम से रखूं, जिसका सैलरी मानदेय जो भी हो सब गांव वाले मिलके दें, चाहे 100 रुपये पर हेड दें, चाहे 50 रुपये दें, लेकिन ऐसी कोई पहल आप अपने माध्यम, क्योंकि आप खुद एक एजुकेटेड पढ़ी लिखी लड़की है, तो इसके बारे में मुझे लगता है आपके माध्यम से अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। मैंने इस बारे में सोचा तो है, लेकिन अभी कोई प्रयास किया नहीं है, ना ही मैंने अब ये सोचा है कि गांव वाले, क्योंकि मैंने भी खुद बीएड किया, तो मैं तो खुद ही चाहती हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आना चाहता है पढ़ने के लिए, तो खुद मैं भी उसको टाइम निकाल कर फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। मैं तो उससे कोई मानदेय नहीं, मेरा ये मानना है कि पहाड़ों का जो विनाश का कारण है सबसे बड़ा वो फ्री है। पहाड़ों में विनाश का सबसे बड़ा कारण ही फ्री है। आज हमने अपने खेत नहीं उपजाऊ कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण है फ्री, क्योंकि हमें राशन 2-2, 3-3 रुपए किलो राशन मिल रहा है, ठीक है, पूरा हमारा पेट पल जा रहा है, तो हम क्यों करेंगे खेती बाड़ी भी। खेती बाड़ी पहले भी करते थे, अब नहीं कर रहे। तो मेरा यही कहना है कि आप कुछ ना कुछ लीजिए। अगर आप फ्री पढ़ाने की बात मत करिए, क्योंकि फ्री का पढ़ाया हुआ जो पढ़वा रहा है वो भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और आप भी कभी भी अपने मन मुताबिक छुट्टी कर दोगे, कभी भी कहीं चले जाओगे, तो प्रेशर भी रहेगा दोनों तरफ से, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ। तो अगर ऐसी पहल आप करेंगे, सोच रहे हैं, तो बिल्कुल इसको कीजिए एजुकेशन के लिए, और मेरे से आप संपर्क कीजिए। मैं आपको जैसे कंप्यूटर वगैरह भी होते हैं, सस्ते कंप्यूटर हम दिलवा देंगे, जिससे कंप्यूटर सेंटर एटलीस्ट 1-2 कंप्यूटर आपके यहाँ लगे रहे, तो कुछ ना कुछ आप भी सीखोगे और बच्चे भी सीखेंगे। तो प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातें करने के लिए और अपने बारे में बताने के लिए, गाँव के बारे में बताने के लिए। मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा हो सकता है आपको इसका सवाल का जवाब देने में थोड़ा सा वैसा लगे। देखिए, एक आप लड़की हैं, युवा हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति से आती है, कभी आपको एज ए फील हुआ कि भेदभाव वाली जो बात हमारे पहाड़ों में होती है, कभी ऐसी फीलिंग आई आपको? भेदभाव वाली फीलिंग कभी कभी आ जाती है, ऐसा नहीं है। जब कभी मतलब एटलीस्ट इधर उधर जो जाने में, जैसे मैं मीटिंग वगैरह अटेंड करती हूँ, बाहर जाती हूँ, तो बाहर फील नहीं होता, लेकिन कभी कभी गांव के तौर पर ऐसा मुझे फील हो जाता है, कभी हो जाता है कभी कभी। तो ये हम लोगों की मानसिकता जो है कभी बहुत पुरानी चलती आ रही है, तो हम लोग शायद उससे अभी उभर नहीं पाए, तो ज़रूरत है परिवर्तन लाने की। और प्रियंका जी जैसे प्रतिनिधि अगर आएंगे पढ़े लिखे, तो मुझे लगता है इसमें हम ज़रूर बदलाव लाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम विकास चाहते हैं, हम अगर परिवर्तन चाहते हैं, तो हमें अपनी सोच में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा, और हमें जो है जाति धर्म पार्टियों से हट के जो है प्रतिनिधि को चुनना पड़ेगा, तभी जो है उत्तराखंड का विकास होगा, पहाड़ों का विकास होगा। तो हमारा प्रयास निरंतर जारी है, पहाड़ के उन लोगों से आपको मिलवाना जो धरातल पे काम कर रहे हैं, जो एक टैलेंट है पहाड़ों में छिपे हुए, या कोई भी ऐसा अभियान जो पहाड़ों में ज़रूरी है जागरूक करने के लिए, उसको आप लोगों तक पहुंचाना। तो देखते रहेगा हमारे चैनल जय भारत जय उत्तराखंड।